नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। नवरात्रि और दशहरा के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। इसी के साथ में आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं, यानी कि जो हम लोगों ने श्रृंखला प्रारंभ की थी, उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए वन लाइनर के फॉर्मेट में जो मैंने क्वेश्चन तैयार किए थे, पीपीटी के माध्यम से उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे, समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से क्या भारत के प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, इसके बारे में देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और इसी तरीके से, यानी हूबहू इसे भाषा से इसी तरीके से पूछे गए हैं। उसी को मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में बना दिया। करीब 15 साल 20 साल के अप्रोक्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा गए हैं, उन्हीं को मैंने वन लाइनर के फॉर्मेट में बदल करके आप लोगों के बीच में लाया। और ये श्रृंखला करीब मेरे ख्याल से इसमें 12-13 हजार क्वेश्चन है। और इसमें देखो 608वां क्वेश्चन जो आज आज आपके पास में आएगा, यानी भारत के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद, इसके बीच से क्वेश्चन आएंगे। तो कौन कौन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ में, सभी ग्रुपों के साथ में, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो सकें और देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। जो भी लोग यानी कि पेट की, यानी आने वाले पेट की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम के किसी भी फॉर्मेट की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। न खुद हिम्मत हारनी है, न हमें हिम्मत हारने देना है आप लोगों को। तो ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आराम-आराम से हर चीज़ को समझाते चलेंगे और बताएँगे आप लोगों के बीच में। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन बेटा क्या दिया गया है? पहला दिया गया है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो प्रधानमंत्री, देखो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु बेसिकली कितनी होती है बेटा? तो 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। मगर अगर प्रधानमंत्री वो लोकसभा से, अगर वो प्रधानमंत्री लोकसभा से बनना चाहता है, लोकसभा का सांसद है, लोकसभा से है, तो उसकी आयु कितनी होगी? न्यूनतम बेटा होती है 25 वर्ष। अधिकतम कहीं इसका जिक्र नहीं किया गया, संविधान में अधिकतम उम्र की कहीं जिक्र नहीं किया गया है। न्यूनतम का जिक्र किया गया है कि अगर लोकसभा से है तो 25 वर्ष होगा, अगर राज्यसभा से है तो बेटा राज्यसभा से है। हम्म, 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 हम्म। क्या हो गया भाई? तो राज्यसभा से है, यानी कि राज्यसभा से है तो राज्यसभा के लिए बेटा होता ही है 30 वर्ष। 30 वर्ष होता है तो राज्यसभा से अगर वो बनेगा प्रधानमंत्री, दोनों से बनेगा। देखो ये नियुक्त होता है, ये नियुक्त होता है, अपॉइंटमेंट होता है इसका, ठीक है। तो ये राज्यसभा से अगर है तो 30 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु होगी, अगर ये लोकसभा से है तो 25 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु होगी। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। कभी कभी अगर पूछ लेता है ऐसे कि राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होगी, तो आप लड़के को 25 भी दे देगा और 30 भी दे देगा, तो कितनी होगी? तो 30 वर्ष होगी। ठीक है, 30 वर्ष होगी। आइए दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया संसदीय शासन प्रणाली। बेटा क्या दिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई? संसदीय शासन प्रणाली किस देश में सबसे पहले? भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली अडॉप्ट की गई है बेटा, वो भी कहाँ से की गई है? ब्रिटेन से की गई। तो संसदीय शासन व्यवस्था किस तरीके से होगी, इसके लिए है कहाँ से अडॉप्ट किया गया? तो ब्रिटेन से किया गया। और इसे कहा जाता है संसदीय शासन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन को कहा जाता है। तो सबसे पहले यहीं पर संसदीय शासन प्रणाली लागू की गई थी, संसदीय शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। कहाँ से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से लागू किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है बेटा, कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 74 के तहत। तो राष्ट्रपति कौन करेगा? राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री की नियुक्ति का शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ बेटा राष्ट्रपति दिलाएगा। कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वर्तमान में राष्ट्रपति इस समय कौन है?
और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, फटाफट कमेंट करके आप लोग बताएंगे और कौन है। देखिएगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बेटा योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग चला था 1952 से लेकर के प्रारंभ किया गया था 50 से योजना आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए। योजना क्या होता है कि आप लोग जैसे देश को आगे किस तरीके से बढ़ाएंगे, तो उसके लिए एक योजना बनानी पड़ती है। तो योजना आयोग में कुछ देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं और प्रधानमंत्री होता है और उसका कैबिनेट होता है। तो इसी तरीके से योजना आयोग का अध्यक्ष जो बनाया जाता है, वो किसे बनाया जाता है? तो प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। कैसा अध्यक्ष होता है? पदेन अध्यक्ष होता है? कोई भी होगा वो अगर प्रधानमंत्री है तो वो योजना आयोग का अध्यक्ष बनेगा। मगर योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। योजना आयोग की जगह पर कौन सा आयोग आया? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं बता देता हूँ कि नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग आया। आप इसकी डेट, नीति आयोग का गठन कब किया गया था, इसके बारे में आप बताएंगे। और नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये भी बताएंगे कि नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन है और नीति आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक, योजना आयोग का ही योजना आयोग को खत्म किया गया, उसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया। आगे देखो क्या दिया गया है, संसदीय मंत्रिमंडल की बैठक को का सभापति कौन होता है? तो संसदीय मंत्रिमंडल को, जो संसदीय मंत्रिमंडल की जो बैठक का सभापति होता है वो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है बेटा? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री संसदीय संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का क्या होता है? सभापति होता है। सभापति होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो या किसी सांसद का कार्यकाल हो या किसी विधायक का कार्यकाल हो या किसी प्रधान का कार्यकाल हो, है या नगर पालिका का किसी का कार्यकाल हो, किसी यानी कि जो चुनाव होकर के चुनाव जो होता है, यानी कि राज्यसभा की अगर हम बात करेंगे, राज्यसभा की बात करेंगे तो वो होता है 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। मगर लोग विधानसभा का बात करेंगे या लोकसभा की, देखो विधानसभा की बात करेंगे, विधानसभा की बात करेंगे या लोकसभा की बात करेंगे, है तो इन सभी का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो प्रधानमंत्री किससे बना? लोकसभा से बनेगा, तो 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। तो प्रधानमंत्री के पूछा गया कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के, मेरे बच्चे क्या होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक, याद रहेगा, याद रखना, याद रखना। ठीक, तो 5 वर्ष का। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अभी आपको ये लग रहे होंगे कि बहुत इजीली क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बेटा इजीली नहीं क्वेश्चन कराए जा रहे। डाके पेपर में देख लो, अगर इस तरीके से फॉर्म क्वेश्चन इजी होते हैं, मगर क्या किया जाता है, ऑप्शनों को टफ कर दिया जाता है। ऑप्शन ऐसे मैचिंग मिला करके रख देगा ना, तो आपको नानी याद आ जाती है, ये ध्यान रखना। हाँ, नानी याद आ जाती है। ठीक, हाँ, ये जमाना झूठ की कदर करता है, ये जमाना झूठ की कदर करता है, उसे ही सच्चा मानता है जो इधर की उधर करता है। ठीक, आइएगा चलते हैं। प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नोट कर लेना, नोट करके चलना, नोट करके चलना। जो प्रधानमंत्री का पद था, उस पद पर पहला प्रधानमंत्री कौन है जिसने अपने पद पर रहते हुए त्याग पत्र दिया था? त्याग पत्र, रिजाइन दे देता है, रिजाइन दे देता है। वो कौन सा प्रधानमंत्री है जो भारत का, जिसने अपने पद पर रहते हुए त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन दे देता है? तो देखिएगा कौन है, तो मोरारजी देसाई। कौन बेटा है? मोरारजी देसाई। ये पहले कांग्रेसी थे, कट्टर कांग्रेसी थे। कांग्रेसी के बाद में 1975 में क्या किया गया कि ये जब आपातकाल की स्थिति भई और इंदिरा गांधी से इनका मनमुटाव हुआ तो ये अलग हो जाते हैं। तो ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गैर कांग्रेसी हैं, गैर कांग्रेसी हैं बेटा। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। और ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जिन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा बजट, यानी कि अपने 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 राजनीतिक करियर में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? मोरारजी देसाई। सबसे ज्यादा जो बजट 12 बार उन्होंने पेश किया वो कौन है? मोरारजी देसाई। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय पर तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? जो भारत के बेटा सबसे पहले प्रधानमंत्री थे
वही सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, जो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। करीब 16.5 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। 16.5 वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। और दूसरा नंबर आ रहा किसका? अब आ रहा मोदी जी का। ठीक है, मोदी जी आ रहे हैं। ठीक, आगे देखो, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होती है? संप्रभुता किसमें निहित होती है? तथ्यात्मक, तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होता है? देश का प्रमुख रोल मॉडल होता है, रोल होता है, यानी प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख होता है। यानी कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का बेटा वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं। और कार्यपालिका का अध्यक्ष की बात करेंगे तो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। मगर राष्ट्रपति सारे काम किसके थ्रू करवाता है? तो प्रधानमंत्री के थ्रू होता है। तो प्रधानमंत्री क्या होते हैं? कार्यपालिका के वास्तविक अध्यक्ष होते हैं। सभी नाम किसके नाम पर होता है? सभी कार्यक्रम किसके नाम पर? संधियां हो, समझौता हो, कोई भी योजनाएं हो, राष्ट्रपति के नाम से होती है। और प्रधानमंत्री क्या होता है? कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? देखो, अभी बताया था भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय युवा और तेज तर्राक प्रधानमंत्रियों में गिनती की जाती थी। राजनीति में इनका सक्रिय योगदान रहा था प्रधानमंत्री के पद पर। यानी कि गांधी जी की पहली पसंद कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी की पहली पसंद कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे मेरे बच्चे। आज बात समझ में आई? बात समझ में आई तो हाथ उठाकर ऊंचा कर दो, यस सर। यहाँ तक बात क्लियर हुई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा फटाफट। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं, जानते हैं। और देखिएगा कि कितने प्रधानमंत्रियों की मौत कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई थी। तो अपने पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मौत होती है? तो प्रधानमंत्री कितने थे? तो 3 प्रधानमंत्री थे बेटा। 3 प्रधानमंत्री थे। कौन कौन से 3 थे? तो देखिएगा, एक का नाम आएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ठीक, एक आएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक, तीसरा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे, सर्च करके बताओगे। आप लोगों के लिए एक टास्क है कि आप तीसरा बताओगे कि कौन प्रधानमंत्री था। जो 2 प्रधानमंत्री आप लोगों को बता दिया, तीसरा प्रधानमंत्री बताओगे। बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री थे वो भी, जो अपने पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु होती है। देखिएगा, आगे देखिएगा कि प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? यानी कि उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री पद की शपथ बेटा कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता। राष्ट्रपति दिलाता है प्रधानमंत्री के पद की शपथ, राष्ट्रपति दिलाता। ठीक, आगे चलिए। सोचता हूँ कि उम्र भर के लिए क्यों सजाए थे प्यार के सपने। आगे देखो कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला। अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद
संभाला। कौन प्रधानमंत्री है? हेलो, हाँ जी, बोलो जल्दी। ठीक ठीक। तो जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला, तो कौन है? तो इंदिरा गांधी। कौन है बेटा? इंदिरा गांधी। यानी कि इमरजेंसी के बाद पद से हटे, दोबारा हुआ, उसके बाद फिर से दोबारा इन्होंने पद संभाला। यानी कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद में दोबारा फिर से पद संभाला, तो कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक। हाँ। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कार्यवाहक के रूप में थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो थे, ये जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में गुलजारी लाल नंदा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? अभी बताया था मैंने। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक शक्ति, कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति होती है या वास्तविक अध्यक्ष होता है मेरे बच्चे, कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। यानी वास्तविक पावर जो होती है वो किसके पास में होती है? प्रधानमंत्री के पास में होती है। प्रधानमंत्री के पास में पावर होती है। ठीक है, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। फटाफट शेयर करिए वीडियो को, फटाफट शेयर करके सभी लोग बताइएगा। आवाज भी आ रही है और दिखाई भी प्रॉपर दे रहा होगा सभी लोगों को। फटाफट देखिएगा। तो देखो, सबसे कम पूछ रहा है कि सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे बेटा। 35 के आसपास इनकी एज थी। तो प्रधानमंत्री जब बने थे, एक इनकी आयु सबसे कम थे। तो प्रधानमंत्री सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन थे? लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा वही क्या होगा? वही देश का प्रधानमंत्री होगा। वही क्या होगा? देश का प्रधानमंत्री होगा। देश का प्रधानमंत्री होगा। यानी कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होगा? वो प्रधानमंत्री होगा। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त किसी संसद में सदस्य नहीं थे? यानी कि कौन से प्रधानमंत्री है जिसकी नियुक्ति के समय में किसी संसद के सदस्य नहीं थे, मगर क्या होता है बाद में संसद का सदस्य बनाया जाता है? तो एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा जो थे वो संसद के न राज्यसभा से कोई थे सदस्य थे, न लोकसभा से थे। मगर क्या होता है कि 6 महीने तक तो आप प्रधानमंत्री पद पर रह सकते हैं। 6 महीने के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा? आप या तो लोकसभा के सदस्य बनोगे या फिर राज्यसभा के सदस्य बनोगे, तभी आप 5 साल तक शासन यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर रह सकते हो। तभी आप प्रधानमंत्री के पद पर रह सकते हो। 6 महीने के अंदर आपको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य आपको बनना ही होगा, कंपलसरी है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। किस प्रधानमंत्री ने एक ही दिन संसद नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक भी दिन मेरे बच्चे संसद यानी कि लोकसभा के संसद भवन में नहीं गए। संसद भवन में नहीं गए। तो किस प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद में नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह किसान नेता, सबसे प्रखर किसान नेता, किसानों के हित की बात करने वाले नेता थे। इनका नाम था चौधरी चरण सिंह। अजीत सिंह के पिताजी और हाँ, अजीत सिंह के पिताजी हैं तो चौधरी चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो यथार्थ कार्यपालिका की समस्त जो सत्ता होती है, पावर होती है, वो मंत्री परिषद में होती है। मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होता है। गोल्डन चावल किसका प्राचीनतम स्रोत है? गोल्डन चावल जो होता है वो विटामिन ए का प्राचीनतम स्रोत है। सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? गोल्डन चावल में मिलता है विटामिन ए मिलता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए होता है। विटामिन ए होता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन बेटा सोयाबीन में पाया जाता है, उसके बाद में चना में पाया जाता है। सोयाबीन में करीब 46% पाया जाता है। 46% पाया जाता है प्रोटीन इसमें सोयाबीन। ठीक। किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है, क्या दिया जाता है? तो तुरंत ताकत आए, एनर्जी आए तो उसे ग्लूकोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज
दिया जाता है। ठीक, आगे देखो, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को कहा जाता है डायलिसिस। डायलिसिस किया जाता है जब किडनी खराब होती है तो खून को प्यूरिफाई कौन करता है? डायलिसिस के माध्यम से क्या किया जाता है? शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक, आगे देखो, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, इससे आप लोग समझते हैं कुछ, देखिएगा कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन था? तो भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश था जी.सी. हिल्टन। क्या था? जी.सी. हिल्टन था जिसने भगत सिंह को फांसी की सजा दी थी। हाँ, फांसी की सजा दी थी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मेरे साथ बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक, हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए सभी लोग। टेंशन में रह करके पढ़ाई नहीं होती भाई मेरे। हाँ, मस्त रहिएगा, अच्छे मन से पढ़िएगा। महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? राजनैतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। किनके कहने पर, किनको आदर्श मान करके ये राजनीति में आते हैं और राजनीति में अपना गुरु मानते हैं? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। चित्तरंजन दास जो थे वो सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु थे। ठीक, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया? तो बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को कहा गया। ये कब आता है? 1919 में आया। इसी के विरोध में एक घटना होती है जिसे कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी के विरोध में होता है। और कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, यहाँ तक बात तो समझ में आई होगी, आई होगी। हाँ, आगे देखो, डंडा फौज। डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो चमनदीप ने किया था, पंजाब। चमनदीप ने बेटा किया था डंडा फौज का गठन। डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो चमनदीप ने किया था। समझ में आया? समझ में आ गया कि नहीं? डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो चमनदीप ने किया था, पंजाब। आगे देखो, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दयाल दास ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दयाल दास ने की थी। सबसे कम उम्र की में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस थे। सबसे कम उम्र के, 16 साल का लड़का था, नाबालिग था, खुदीराम बोस। ठीक, सोचो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि लेने से मना किसने किया था? केसर ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? तो केसर ए हिंद की उपाधि लेने से मना करने वाला व्यक्ति कौन था? महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लेने से क्या कर दिया था? मना कर दिया। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 में सर। ठीक, लाला हरदयाल कांसीराम ने की थी। लाला हरदयाल कांसीराम ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। ठीक, आगे देखिएगा, कांग्रेस का विभाजन कब किन दलों में विभक्त हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था वो हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में होता है। इनसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। गरम दल और नरम दल, ये दो दल बन जाते हैं। गरम दल में वो नए लड़के तेज तर्राक जो भारत को अपनी बाजुई शक्ति के आधार पर, यानी ताकत के आधार पर, बाजुओं की ताकत के आधार पर आजाद कराना चाहते थे। और वही नरम दल वाले क्या करते थे? ये अहिंसा को अपना करके एक गाल पे तुम रैपट मारो, हम दूसरा भी कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आजाद कराना, यानी कि गरम दल और नरम दल में
दो दलों में ये विभाजन हो जाता है। कब? 1907 में। 1907 में गरम दल और नरम दल दो दलों में ये विभक्त हो जाता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आगे देखो, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। बदरुद्दीन तैयबजी थे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। हाँ, चलो ठीक। आगे देखो, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक बेटा थे शिवाजी। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे। शिवाजी द्वारा लगाए गए दो कर कौन थे? बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। दो कर कौन से थे? तो एक था चौथ कर था, एक सरदेशमुखी था। सरदेशमुखी और चौथ कर, ये दो टैक्स के किसने लगाए थे? तो शिवाजी के द्वारा लगाए गए थे। शिवाजी के द्वारा ये टैक्स लगाए गए। आगे देखो, आगे देखिए कि लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो जहांदार शाह को कहा जाता। ये बिल्कुल बेवकूफी था। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो जहांदार को कहा जाता था लंपट। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह रंगीला को कहा जाता था। रंगीला बादशाह, रंगबाज बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? तो नादिर शाह को कहा गया। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? शाहजहां के तख्ते ताउस से कोनूर हीरा लेकर के गया था ईरान। ईरान ले गया था नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह ही ले गया था ईरान ये तख्ते ताउस से। शाहजहां का तख्ते ताउस था जिसपे वो बैठता था, उसी में जड़ा हुआ था कोनूर हीरा। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस था मुगल दरबार में पहला अंग्रेज। मुगल दरबार में पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ठीक, और बताइए, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो? अगला देखो क्वेश्चन क्या आ रहा। गुरमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद ने किया था। गुरमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद। ये भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग याद रखना पड़ता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। किसने की थी? तो गुरु गोविंद ने की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड बेलेजली ने। लॉर्ड बेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की। लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ठीक, आगे देखो, लॉर्ड डलहौजी ने की थी। उसके बाद देखियो, अजमेर में मेयो कॉलेज, लॉर्ड मेयो था वायसराय, तो लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो ने की थी। है, लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। भारत के उद्धारकों की संज्ञा किसे दी गई है? भारत में उद्धारकों की संज्ञा किसे दी गई है? तो लॉर्ड रिपन को दी गई। लॉर्ड रिपन को बेटा दी गई भारत में उद्धारकों की संज्ञा दी गई। ठीक, शिमला समझौता कब हुआ? 1945 में। शिमला समझौता कब हुआ? तो 1945 में होता है शिमला समझौता। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम बेटा क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग थे। रामचंद्र पांडुरंग थे तात्या टोपे के जो वास्तविक नाम था। तो क्या था? रामचंद्र पांडुरंग।
इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सुधार, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की। इन्होंने ही भारत का आय व्यय का पहली बार गणना किया था इन्होंने। हाँ, प्रति व्यक्ति आय भी बताई थी इन्होंने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय कौन था? तो भारतीय कौन था बेटा? तो वो था हंसराज। हंसराज ने ही मुखबरी की थी कि वहां सभी लोग इकट्ठे हुए थे, वहां सभी लोग इकट्ठे हुए थे। जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी क्रांतिकारियों के खौफ को बनाने के लिए, क्रांतिकारियों के अंदर खौफ पैदा हुए। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन को, हाँ, श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन बेटा 1927 में होता है और आता है 1928 में। इसी कमीशन का विरोध करते करते लाला लाजपत राय के ऊपर सर पे बहुत सारी चोट आ गई थी, लाठियों से इन पर वार किया गया था, जिसके चलते वो बाद में इनकी क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1930 में होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 30 में, 31 में और 32 में, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। ठीक, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। नेपाल में बेटा सबसे ऊंची चोटी स्थित है, 8,848 मीटर की है। ठीक, नेपाल। आगे देखिएगा, समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें फटाफट। देखिएगा कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? भारत में दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आता है वो जून के प्रथम सप्ताह में बेटा इंटर कर जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून खुज जाता है भारत। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, उसके बाद भील आती है। ठीक है, भारत की सबसे, यानी कि भारत में अगर जनजातियों की बात करेंगे तो 6% जनजाति है, यूपी की बात करोगे तो 0.6% जनजाति। ठीक, याद है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। ये कब बननी स्टार्ट होती है? 1948 में, 1956 तक बनती है। और ये किस नदी पर है, किस नदी की तर्ज पर बनी? तो एक अमेरिका की बेटा नदी है, अमेरिका की नदी है, किसका नाम है? टेन टेंसी नदी, टेंसी नदी है, इसी की तर्ज पर बनाया गया है। और इसे जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। आधुनिक भारत का मंदिर कहा है किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, हाँ, कब बनती? 1948 में, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक, देवधर वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान पर पाए जाते हैं? तो समशीतोष्ण स्थान पर, समशीतोष्ण या फिर पहाड़ी वन हो, वहां पर ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। याद रखना, समशीतोष्ण या पहाड़ी। आगे देखिएगा, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा, दक्षिणी गंगा नहीं कह रहा, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है, जिसकी 1465 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, इतने किलोमीटर में ये बहती है। और अगर दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी गंगा कहा जाता है मेरे बच्चे कावेरी नदी को। कावेरी, कावेरी
नदी को कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण भारत की सदाबहार नदी है, सदाबहार नदी है। ठीक। हाँ। बांदीपुर अभ्यारण्य, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटका में। बांदीपुर अभ्यारण्य बेटा किस राज्य में है? तो कर्नाटका में है बांदीपुर अभ्यारण्य। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटका में। तो विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व में सबसे गहरी झील की बात करेंगे, एक बार डुबकी लगाकर आना जरूर वहां पर, तो बैकाल झील। जाना भी नहीं वहां पे, साइबेरिया में है बैकाल झील। ठीक है, साइबेरिया में सबसे गहरे पानी की झील ये है। ठीक। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिमराम किस राज्य में है? तो ये राज्य है मेघालय। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है, वो स्थान जगह अगर बात करोगे तो मासिमराम। यार पहले चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती थी, अब मगर चेरापूंजी भी मेघालय में है और मासिमराम भी मेघालय में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले एंटर किस में करेगा? तो केरला में करेगा, जून के फर्स्ट वीक में। तो फर्स्ट वीक में केरला में ये मानसून एंटर करेगा। ठीक। आगे देखो, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? स्पष्ट वलय किस ग्रह के चारों ओर दिखाई देता है? तो वो है शनि। शनि बेटा सबसे हल्का ग्रह भी है। शनि कैसा है? हल्का ग्रह है। ठीक है, अगर थाली में रख दो पानी भर के तो ऊपर तैरता हुआ दिखाई। ठीक। आगे देखिएगा, पाक स्टेट किस देशों के को जोड़ती है? पाक स्टेट की बात करोगे तो पाकिस्तान में मत चले जाना, इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट। ठीक, पाक स्टेट। उसके बाद भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जिससे अध्ययन किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? तो असम राज्य में, यानी कि बात कर रहा है असम राज्य में जो तीव्र गर्मियों में हवाएं चलती हैं, आर्द्र होती हैं, वो थी नॉर्वेस्टर हवाएं बोली जाती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में होती है, बोध गया में होती है बिहार। ठीक, आइएगा, बुद्ध की धरती बिहार। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो बेटा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, आर्य समाज की जो स्थापना होती है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य वेदों की ओर लौटो, किसने कहा? इन्होंने कहा था क्या? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, लौटो, वेदों की ओर लौटो, किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य में है? गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य में है? तो गिद्धा और भांगड़ा यूं यूं यूं। ठीक, तो ये पंजाब राज्य, पंजाब राज्य में गिद्धा और भांगड़ा फेमस। ठीक, भांगड़ा तो पंजाब में, तो भांगड़ा तो वो ना, तो मजे नहीं आए बारात में अगर शादी में। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार करने वाले थे जॉन लोगी बेयर्ड। बेयर्ड, जॉन लोगी बेयर्ड ने ये स्थापना की थी, किसका? टेलीविजन। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला, मुस्लिम हो या कोई, पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का कार्यकाल रहा है 1236 से लेकर के 1240 तक, 1240 तक, ये 4 वर्षों तक इनका शासन रहता है। ठीक, आगे देखो दिया गया है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों से क्या लेती है? सांस लेती है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बड़ा फेमस और पॉपुलर गाना नारा था, क्या था? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। ठीक है,
नाको चने चढ़वा दिए थे अंग्रेजों को भगत सिंह ने। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ होता है? 1919 में। यानी कि बात करोगे डेट की तो 13 अप्रैल था। 13 अप्रैल था बेटा, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक, आगे देखो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया था महात्मा गांधी। तो 1939 में जब इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे देखो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता। पंजाब केसरी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। 1757 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था बेटा। किसने दिया था? मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान दिया था। जो स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था, जो सैनिकों के द्वारा किया गया था आंदोलन था, वो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, फांसी पे लटकाया गया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ये महिला राज्यपाल रही, सरोजिनी नायडू। ठीक है। और 1925 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। पहली पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया बेटा। 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्या किया? फतेह किया। ठीक, आगे देखो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा होती है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। ठीक है, आगे देखो दयानंद दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। हैं? और मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक, आज की क्लास बेटा, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक मेरे चैनल के साथ में आप लोग क्या करेंगे? बने रहेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद, उनके बारे में हम सारी बातें चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और अपने अपने दोस्तों और अपने अपने रिश्तेदारों को मैसेज करके, लिंक भेज करके, पर्सनली फोन करके आप उनसे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करने के लिए बोलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, राधे राधे, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।